मारी नगर के महत्व की यदि बात करें तो मारी व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नगर था, अत्यधिक महत्वपूर्ण नगर था। मुख्य रूप से ये व्यापार का केंद्र था। जैसा वर्गीकरण किया गया है मेसोपोटामिया के शहरों का, उसमें मारी मूलतः व्यापारिक केंद्र के रूप में सामने आता है। अत्यधिक समृद्ध था और अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर भी था। व्यापार ही इस नगर का जीवन था। एक तरीके से व्यापार ही इस नगर की संपन्नता का कारण था। व्यापार ही इस नगर की सारी गतिविधियों का कारण था। तो इस प्रकार मारी और व्यापार एक दूसरे के पूरक थे। इसके साथ ही व्यापार जो होता था वही तांबा, रांगा, लकड़ी, सोना और तेल के पीपे आदि, मदिरा, ये सब चीज़ों में होता था। और मूलतः मेसोपोटामिया के जो पड़ोसी क्षेत्र थे, जैसे सीरिया, तुर्की, लेबनान आदि आदि, इनके साथ इनके व्यापारिक संबंध थे। आयात मूल रूप से पत्थर का, चक्कियों का, साथ ही अलग ढंग की एक शराब जो होती थी उनके यहाँ, उसका, और तेल आदि का होता था, तेल के पीपे आदि। तो इस प्रकार इन जगहों में जो सामान जाना आना होता था ये मूल रूप से जल मार्ग से होता था। नदियाँ वहाँ की बड़ी प्रसिद्ध हैं और इसके अलावा अन्य तरीकों से भी व्यापार होता था, लेकिन जल मार्ग मुख्य मार्ग था, जिसमें नौकाएं जो बड़ी बड़ी होती थी, इन बड़ी नौकाओं में तेल के पीपों को भर दिया जाता था और सामान को भर दिया जाता था और नदी के बहाव में इनको निकाल दिया जाता था। रास्ते में जो जगहें आती थी वहाँ पर माल ढुलाई होती थी। अधिकतर सामान जो है वो मारी होते हुए जाता था। और इस प्रकार ऐसा नहीं था कि मारी की उपादेयता या उपयोगिता केवल इसलिए कि वहाँ उसका उत्पादन होता था या वहाँ न, इसकी खासियत ये थी कि मारी वह जगह थी जहाँ से सारा सामान का गुजरना एक तरीके से आवश्यक था। और चूंकि सारा सामान नौका से मारी के बीच से गुजरता था, ये इन सामानों पर आयात निर्यात के लिए कर भी लगाया जाता था। एक तरीके से हम कह सकते हैं, जिसे आज हम पथ कर या जल कर कहते हैं, पथ कर, तो एक तरीके से पथ कर ही था, जो करीब सामान का 10% होता था और बड़ी बड़ी नौकाओं में उसे ले जाते थे। 10% वसूली ली जाती थी और वसूली मिलने पर ही इसे आगे बढ़ने दिया जाता था। इन नौकाओं का उपयोग अधिकारियों द्वारा इंस्पेक्शन के लिए भी किया जाता था। सामान को वसूलने के उद्देश्य से भी ये लोग इसमें जाते थे और अधिकारी वर्ग के द्वारा इन नावों का उपयोग प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए भी किया जाता था। तो इस प्रकार जल मार्ग एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया था और मारी खासकर इसलिए प्रसिद्ध था। मारी में तांबा और टिन, साइप्रस में एक जगह है, साइप्रस द्वीप, अलाशिया भी जिसे कहते हैं, वहाँ से आता था। क्या क्या? टिन और तांबा साइप्रस के अलाशिया से आता था। ये अलाशिया जो जगह है ये इसी के लिए बहुत प्रसिद्ध थी, टिन और तांबे के लिए। कांसे के औजार भी वहाँ से लाए जाते थे और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मारी का जो महत्व है वह व्यापारिक दृष्टि से अत्यधिक ज़्यादा था। बहुत उन्नत शहर था, बहुत विकसित था और दिनों दिन इसका विकास बड़ी तीव्र गति से हो रहा था। विज्ञान तथा खगोल शास्त्र। मेसोपोटामिया के काल के विज्ञान और खगोल शास्त्र पर बात करना और उसकी जानकारी समझना बहुत अहम है, क्योंकि जो काल है वो 3500 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, 3500 ईस्वी पूर्व के आसपास की बात हो रही है।
तो आप समझ सकते हैं कि उस समय जो भी वैज्ञानिक प्रगति या खगोल विज्ञान में जो भी प्रगति हुई वह कितनी अहम रही होगी। जो साक्ष्य मिले हैं उससे बड़ा स्पष्ट है कि मेसोपोटामिया के लोगों के विज्ञान के क्षेत्र में बहुत रुचि थी और इसी रुचि का परिणाम था कि वहां उन्होंने बहुत प्रगति भी की। उन्हें ग्रहों और नक्षत्रों का खास ज्ञान था। उन्होंने चंद्रमा की गति पर आधारित एक कैलेंडर भी बनाया था जिसे ल्यूनार कैलेंडर कहते हैं, जो चंद्रमा पर आधारित होती है। ऐसा कैलेंडर, ऐसा पंचांग भी उन्होंने बना लिया था और सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी करने में सक्षम भी थे। ये खगोल और इसकी बात हुई। गणित की यदि बात करें तो इस गणित के क्षेत्र में इस काल में मेसोपोटामिया सभ्यता में हम देखते हैं कि 60 के अंक का बड़ा महत्व है। 60 वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया है। उन्होंने एक वर्ष को 12 महीनों में, माह को 30 दिनों में, दिन को 24 घंटों में और घंटों के 60 मिनटों में और मिनट को 60 सेकंड में बांटा। ये आज भी यही प्रथा चल रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने हजारों साल पूर्व भी मेसोपोटामिया के लोग कितने आधुनिक तार्किक रहे होंगे कि विज्ञान और खगोल शास्त्र जैसे विषयों में इनके द्वारा किए गए या इनके द्वारा की गई खोज जानकारियां आज भी अहम हैं और उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उस काल में थी। गणित में उन्होंने रेखा गणित में भी पारंगत होने का प्रयास किया और रेखा गणित के ज्ञान का उपयोग मेहराब और गुंबद बनाने में किया। आखिर आप सोच सकते हैं कि गुंबद और जो मेहराब होती हैं उसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है। खासकर गणित, रेखा गणित का अच्छा जानकार होना अत्यावश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने औषधि विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की। मेडिकल साइंस, मेडिसिनल साइंस और कई बीमारियों के इलाज के लिए 500 दुर्लभ औषधियां भी तैयार की। 500 दवाइयां, औषधियां गंभीर बीमारियों के लिए तैयार करना उस काल में एक बहुत बड़ी बात है। ये सभी औषधियां यद्यपि जड़ी बूटी की बनी हुई थी, लेकिन जिस उद्देश्य से बनाई गई थी उस उद्देश्यों को ये औषधियां, ये दवाइयां पूरा करती थी, यानी इलाज में सार्थक साबित होती थी। इस काल के लोगों ने आकाश को 12 भागों में बांट दिया और प्रत्येक भाग को अलग अलग नाम दिए। ये नाम आज भी इस्तेमाल होते हैं। भारत में इन्हीं 12 विभाजनों को हम राशियां कहते हैं। देखिए कितनी समानता है, कहां मेसोपोटामिया की सभ्यता और कहां भारत। लेकिन जहां तक आकाश को बांटने की बात है, दोनों ने उसे 12 भागों में बांटा और हमने उसे राशि का नाम दिया। उनकी जो गिनती की प्रणाली थी, जिसके आधार पर गिनते थे, गणना करते थे, वो षट दाशमिक प्रणाली कहलाती थी। षट दाशमिक प्रणाली। वे 1 से 9 तक के अंकों को जरूरत के अनुसार दोहराते थे। इसी प्रकार वे 10 के चिन्ह को जितनी बार आवश्यक हो उतना दोहराते थे। 60 के लिए भी उनका वही चिन्ह होता था जो 1 के लिए निश्चित था। लिखते समय इनका आकार बहुत बड़ा बनाया जाता था। उदाहरण के लिए जब उन्हें 153 लिखना हो, 153, एक उदाहरण दे रहे हैं, तो समझ लीजिए उन्हें कुछ लिखना हो तो मैंने कहा आकार बहुत बड़ा बनाया जाता था। तो 153 को कैसे लिखते थे?
2 बार वे लिखेंगे 60 60, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि उनकी सारी गणना मूल रूप से 60 के अंक के आसपास घूमती थी। तो क्या करते थे वो 153 लिखने के लिए? वे लोग 2 बार 60 60 लिखेंगे, 3 बार 10 10 10 लिखेंगे और 3 वही बार 1 लिख के 153 बना देंगे। तो 60 60 को 2 बार लिखा तो हुआ 120, 10 10 को 3 बार हुआ तो 30, वो 120 और 30 150, और ऐसे ही 1 को 3 बार लिखेंगे तो इस प्रकार 153। ये उनके लिखने की शैली थी, इसलिए काफी बड़ी संख्या हुआ करती थी। उसी तरह उनके पहाड़े भी थे, टेबल, मैथमेटिकल टेबल, जो उस समय काफी चलती थी। 60 पर आधारित ये गणना प्रणाली अब वैसे तो कहीं भी प्रयोग में नहीं लाई जाती, किंतु समय का विभाजन अभी भी हम 60 के आधार पे करते हैं। 60 सेकंड का 1 मिनट और 60 मिनट का 1 घंटा। तो दूसरे शब्दों में मेसोपोटामिया की गणित प्रणाली के कुछ भाग आज भी यथावत प्रचलित हैं, विशेषकर 60 के अंकों में जो समय का जो बंटवारा है सेकंड और मिनट में, वह 60 60 का है। मैंने ऊपर पंचांग की बात की और ये बताया कि ये लोग कैलेंडर बनाते थे, साथ ही ल्यूनार और सोलर एक्लिप्स उससे भी वाकिफ थे, उसकी भविष्यवाणी कर सकते थे। वैसे ही मेसोपोटामिया का कैलेंडर चंद्रमा की गति पर आधारित था और अन्य चंद्र पंचांगों की बात अशुद्ध था, मतलब खामियां थी, गलतियां थी, क्योंकि चंद्र आधारित था। जितने समय में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसकी अवधि को 1 वर्ष कहते हैं। ये तो आप जानते ही हैं, मैं पुनः दोहरा दूं, जितने समय में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है वह समय क्या कहलाता है? 1 वर्ष, यानी 364 365 दिन। यह अवधि 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड की होती है। 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। चांद वर्ष सौर वर्ष से लगभग 11 दिन कम होता है। चांद वर्ष सौर वर्ष से लगभग 11 दिन कम होता है। इस अशुद्धि के बाद भी, मतलब ये एक बड़ी अशुद्धि है इसमें, लेकिन उसके बावजूद भी मेसोपोटामिया का जो कैलेंडर है, मेसोपोटामिया का जो पंचांग है, वह आज भी बहुत महत्वपूर्ण है और उस काल की एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि से हम कह सकते हैं, क्योंकि इससे काफी कुछ जानकारियां अभी भी हमको हासिल होती हैं। तो चांद वर्ष सौर वर्ष से 11 दिन कम था मेसोपोटामियन काल में। हम्मुराबी की विधि संहिता। हम्मुराबी की विधि संहिता, हम्मुराबी बहुत प्रसिद्ध शासक, और दुनिया के विश्व इतिहास की यदि जब भी चर्चा की जाए या बात की जाती है और विश्व इतिहास पर यदि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं का संकलन करके एक विश्व का इतिहास बनाया जाए तो इसमें हम्मुराबी की विधि संहिता का स्थान जरूर रहेगा। हम्मुराबी अपने शासन प्रशासन के लिए तो प्रसिद्ध था ही, पर विशेष रूप से वह प्रसिद्ध हुआ क्योंकि वह ऐसा पहला शासक साबित हुआ जिसने एक कानून की संहिता, विधि संहिता बनाई, उसको बाकायदा पत्थर में उकेरा और उसको अपने राज्य का कानून घोषित किया, एक संविधान बनाया। और उस संविधान की कुछ खासियत थी, हम थोड़ा जानें। आखिर कानून बनता क्यों है?
जब हम्मुराबी को ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी होगी कानून बनाने की? क्योंकि साम्राज्य विकसित हो गया। एक विकसित साम्राज्य में जटिलता भी आ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। जीवन जो है बड़ा सरल ना होकर के बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और इस कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत सारे गलत काम होते हैं, अपराध होते हैं, और ऐसे कार्य होते हैं जिससे समाज को चोट पहुंचती है, राज्य के सम्मान को चोट पहुंचती है, अपराध बढ़ते हैं। तो जीवन की जटिलता, बढ़ती हुई जटिलता ने हम्मुराबी को विवश किया कि वह एक कानून संहिता बनाए और अपने देश के लोगों को सुचारू रूप से शासित करने के लिए उसने इस ज़रूरत को महसूस किया। बहुत ही प्रसिद्ध राजा और अपनी प्रजा के लिए जो उसने बनाया ये विधि संहिता खुदाई के समय एक शिलालेख में मिली। उसके 50 पत्ते भी मिले, पत्र भी मिले हम्मुराबी के, और साथ ही शिलालेख मिला। उस शिलालेख में ये पूरी उकेरा गया है, पूरा लिखा गया है, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये पहली बार ऐसा इतिहास में पढ़ा गया, जाना गया कि किसी सम्राट ने कानून स्वयं बनाए हों, लेकिन उन कानूनों को जनता जनार्दन के लिए उसने पत्थर पे लिखवाया, शिलालेख पे लिखवाया, और सुनिश्चित किया कि उसका पालन परिपालन हो। इस कानून की संहिता की खासियत ये थी कि यह संहिता जीवन के लगभग सभी पहलुओं को छूती है, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे उसके अलावा अपराध हो, श्रम, वाणिज्य, व्यापार, कॉमर्स और बिजनेस, फैमिली, इसके अलावा अपराध, श्रम, लेबर, इस पर भी उसने कानून बना दिया। मतलब जीवन के लगभग सभी पहलुओं को लेते हुए उसने कानून बनाया। पहली बात तो ये। दूसरा, बहुत तरीके के वहाँ कबीले थे। जैसा हमने पहले पढ़ा कि मेसोपोटामिया सभ्यता के विकास का एक कारण ये था कि वह सभ्यता विभिन्न समुदायों को अपने में बड़े आराम से समायोजित कर रही थी, उनको वेलकम किया जाता था। तो ये जितने संप्रदाय आए, जितने समुदाय आए, ये अपनी अपनी परंपराएं भी लेते आए, और बहुत बार ऐसा देखा गया कि इनकी परंपराएं, संप्रदाय, विभिन्न समुदायों की परंपराएं कई बार एक विरोधाभासी थी। एक समुदाय किसी एक तरह के नियम का पालन करता था, या किसी एक तरह का उनका अपनी परंपराएं थी, और दूसरे समुदाय में देखा गया कि वही परंपराएं बिल्कुल उल्टी थीं। ऐसी स्थिति में शासन करना और देश में सुचारू रूप से एक कानून बनाना बड़ा कठिन काम था। हम्मुराबी इसलिए भी प्रसिद्ध है कि उसने मात्र कानून ही नहीं बनाए पहली बार, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं को लेते हुए कानून बनाए। तीसरा, उसने विभिन्न समुदायों के जो पारस्परिक विरोधाभासी उनकी जो जीवन था और जो उनके कानून थे, उन सब को उसने अवैध घोषित किया। चौथी बात कि उसने ऐसे कानून बनाए कि इस पर संपत्ति से संबंधित भी जानकारियां थी, कृषि से संबंधित भी बातें लिखी गई, और इस बात को स्पष्ट किया गया कि इसका पालन अनुपालन आवश्यक है सभी के लिए। पांचवा बिंदु इसके साथ ये भी है कि उसने ये स्पष्ट कर दिया। कल्पना करिए, आज से 5000 साल पूर्व का शासक ऐसा कहता है कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ किया गया अपराध राज्य के खिलाफ अपराध माना जाएगा। ये कल्पना किसी शासक के द्वारा किया जाना, वो भी उस काल में जब लगभग पूरी दुनिया अपने लौह युग में थी, प्राचीन काल युग में थी, किसी तरह का विकास नहीं था। वहाँ मेसोपोटामिया के एक शासक के द्वारा ऐसा कहा जाना कि समाज के किसी एक व्यक्ति द्वारा समाज के ही किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति किया गया अपराध देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति अपराध माना जाएगा, और इसलिए उस पर दंड देने का कार्य केवल शासन का होगा।
तो इस प्रकार उसने ये सुनिश्चित किया कि अपराध को देश के खिलाफ अपराध माना जाए और उस पर दंड दिया जाए, समुचित दंड दिया जाए। इसके साथ ही एक बिंदु इसमें था जो आज के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा गलत लगता है, क्योंकि बदले हुए समाज में आज कानून की समानता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और रूल ऑफ लॉ, ये दो चीज़ें होती हैं। कानून का शासन और कानून के सामने समानता। जहाँ तक कानून का शासन है, हम्मुराबी ने अपने विधि संहिता में सुनिश्चित किया कि जो कानून लिखे गए हैं सब उसकी पालन करेंगे और ये ट्रांसपेरेंट था। जहाँ तक कानून की समानता की बात है, उसमें हम्मुराबी उस समाज के कुछ नियमों से बंधा हुआ था, परंपराओं से बंधा था, और उसने कानून में एक तरीके से वर्गीकरण भी किया। उसने कानून हमें समाज को 3 वर्गों में बांटा, धनी, गरीब और उसके अलावा एक तीसरा वर्ग। और इन 3 वर्गों में बांटकर उसने ये कहा है कि इन लोगों के लिए दंड का प्रावधान अलग अलग है। एक ही गलती के लिए समाज के इन 3 वर्गों को 3 अलग अलग तरीके के दंड के प्रावधान थे। अपराध के लिए दंड देना राज्य का कार्य था, तो राज्य ने सुनिश्चित किया कि समाज को 3 वर्गों में बांट दिया जाए और उन 3 वर्गों के लिए दंड के अलग अलग प्रावधान थे, भले ही अपराध एक ही हों। 3 वर्ग, धनी वर्ग, निम्न वर्ग, निर्धन वर्ग और तीसरा दास। दास यानी गुलाम। वे लोग जिन पर विजय पाली जाती थी और जिनको नौकर, मजदूर, श्रम आदि के लिए लगाया जाता था, वे दास कहलाते थे, गुलाम। तो इनके लिए अलग अलग प्रावधान था। आज के परिप्रेक्ष्य में यह बात गले नहीं उतरती और गलत लगती है, क्योंकि आज दुनिया में कानून सबके लिए बराबर हैं। एक ही कानून के लिए एक ही सज़ा, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो। लेकिन हम्मुराबी के काल में ऐसा नहीं था। तो हमको ये जो अपवाद है, इसको भी थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि विधान एक सा नहीं था सबके लिए। इस संहिता में समाज का विभाजन कर दिया गया था और एक ही अपराध के लिए तीनों वर्गों के लिए अलग अलग दंड था।